हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, UPSSSC ने अपने द्वारा निकाले जाने वाली सारी वैकेंसियों के लिए, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो BDO हो, कोई भी वैकेंसी हो, उसके लिए PET अनिवार्य कर दिया है। यदि आप PET क्लियर करते हो तो ही आप UPSSC द्वारा निकाले जाने वाली किसी भी वैकेंसी में अपना फॉर्म भर सकते हो। तो PET के लिए उन्होंने अपना सिलेबस भी बता दिया है कि PET के लिए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो उसी के अंदर हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री से PET के अंदर क्वेश्चन आएंगे, जो कि उन्होंने सिलेबस में डाल दिया है कि हिस्ट्री के अंदर से भी PET के अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए आज से हम अपनी हिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहे हैं, और हिस्ट्री की क्लास के अंदर जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो मैं मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर रहा हूँ, आधुनिक भारत के इतिहास से। बात करें आधुनिक भारत के इतिहास की, तो आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है भारत में यूरोपियों का आगमन से। और बात करें भारत में यूरोपियों के आगमन की, तो सबसे पहले भारत में जो यूरोपीय आए थे वो आए थे पुर्तगाली। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पुर्तगालियों के बारे में कि भारत में आने वाले कौन से पुर्तगाली थे, सबसे पहले कौन आया था, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, क्या उस टाइम की भारत की सिचुएशन थी, कौन से जो भी वहाँ से गवर्नर जनरल बन के आए थे, कौन से गवर्नर जनरल ने कौन सा काम किया था। आज तक जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर से आए हुए हैं, इस टॉपिक के अंदर से, भारत में यूरोपीय के आगमन में भी भारत में पुर्तगालियों का आगमन, इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी टेस्ट उठा लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से ही कर सकते हो। इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन। दूसरी बात, इतिहास क्या है? एक कहानी है, कहानियों का एक टोकरा है। तो सिर्फ हमें इसमें कहानी देखनी है कि हमारे भारत में क्या क्या चीज़ हो चुकी थी पहले, वो मैं आपको एक कहानी के रूप में यहाँ पर बताऊँगा। और आज जो इस कहानी की बात करेंगे वो कहानी होगी वास्को डी गामा। अभी तक आपने सुना होगा सिर्फ वास्को डी गामा के बारे में, सिर्फ इतना कि वास्को डी गामा आया था 1498 में। उसके ऊपर जोक भी बना हुआ था कि मास्टर जी ने पूछा था कि कब आया था वास्को डी गामा, सर जाडो में आया था। तुझे कैसे पता? सूट कोट पहन रखा था जी। तो जाडो में नहीं आया था भाई, आया था गर्मियों में, 17 मई 1498 में आया था। लेकिन कोट उनकी वहाँ की ड्रेस थी तो वो पहन रखे थे उसने। लेकिन आपको सिर्फ वास्को डी गामा के बारे में इतना ही पता है, लेकिन वास्को डी गामा कितना खतरनाक आदमी था, कितने उसने यहाँ कुकर्म किए थे, क्या उसकी सोच थी, आज मैं सारा का सारा वो डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पुर्तगालियों से संबंधित अगर एक भी क्वेश्चन इस वीडियो के देखने के बाद छूट जाए तो इम्पॉसिबल है। सारे क्वेश्चन आप पुर्तगालियों से रिलेटेड यहाँ से कर देंगे। बात करते हैं भारत आने वाले यूरोपियों की, तो शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की। फिर कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी से। 15वीं शताब्दी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, और वो महत्वपूर्ण घटना क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पर मैप बना रखा है, इसके अंदर आप देखिए कि ये टर्की था, जिसको आज तुर्की बोलते हैं। आज टर्की बोलते हैं, जब तुर्की बोलते थे। और यहां पर यह था कुस्तुनतुनिया। अब इस तुर्की ने 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी 1453 की, तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर हमला बोल दिया, और कुस्तुनतुनिया पर हमला बोलकर इसको अपने अंडर में ले लिया। ये कुस्तुनतुनिया आज के टाइम में इस्तानबुल है, नाम सुना होगा आपने इस्तानबुल का। ये आज वही इस्तानबुल है, उस टाइम पर इसका नाम कुस्तुनतुनिया था। तो टर्की ने हमला बोलकर कुस्तुनतुनिया अपने अंडर में ले लिया। अब इसके अंडर में आ जाने के कारण क्या प्रभाव पड़ा? इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ा यूरोप पर, क्योंकि यूरोप इसके ऊपर था। यूरोप पर इसका क्या प्रभाव पड़ा कि यूरोप को, आपको पता है कि यूरोप में मोस्टली बर्फ फैली हुई है, तो वहाँ पर खेती इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर खेती नहीं होगी, चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार ये नहीं होंगी, तो खाने के लिए आदमी दूसरा ऑप्शन क्या होता है? तो दूसरा होता है मीट, मांस। तो यूरोप के अधिकतर क्षेत्र बर्फ से ढके हुए होते हैं, वहाँ पर खेती नहीं होती है, तो वहाँ खाने के लिए ज़रूरत पड़ती है मांस की। अब मांस पकाने के लिए ज़रूरत पड़ती है मसालों की, और मसाले वहाँ पर होते नहीं है, और मसाले होते हैं यहाँ पर एशिया के इस भाग में, भारत के इस भाग में, भारत में। तो भारत, इंडोनेशिया में इस साइड में मसाले होते थे। तो यहाँ से मसालों का व्यापार होता था, कहाँ पर? यूरोप में।
मसाले ले जाने के लिए एक ही रास्ता था, या तो यहाँ से भारत से या इधर से इंडोनेशिया से मलक्का बंदरगाह से ऐसे होते हुए जहाज यहाँ पहुँचते थे फारस की खाड़ी में। यहाँ होमबुर्ज बंदरगाह था, इससे ईरान होते हुए वेनिस पहुँचते थे। वेनिस उस टाइम का सबसे समृद्धशाली शहर था, राज्य था, जो कि और उसका मेन जो समृद्धशाली होने का रीज़न था वो मसाले ही थे, क्योंकि जो भी मसाले यहाँ से पहुँचते थे वो वेनिस पहुँचते थे और वेनिस से ही सारे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। दूसरा रास्ता क्या था कि भारत से यहाँ से या मलक्का बंदरगाह से ऐसे आए और यहाँ लाल सागर होते हुए मिस्र गए और मिस्र से आपके वेनिस जाएंगे और वेनिस से फिर पूरे यूरोप में वो मसाले फैल जाएंगे। तो मुख्य व्यापार क्या था? मसालों का था। यहाँ से मसाले लेके जाने और यहाँ पर फैल जाने। जाने का रास्ता या तो ये था फारस की खाड़ी या लाल सागर से मिस्र के होते हुए। अब जब टर्की ने कुस्तुनतुनिया पर हमला बोलकर इसको अपने कब्जे में ले लिया तो यूरोप जाने के लिए ये रास्ता बंद हो गया। अब यूरोप के लिए मसालों की सप्लाई होगी बंद। मसालों की सप्लाई बंद होगी तो सप्लाई बंद नहीं हुई, जब इस पूरे क्षेत्र पर टर्की का अधिकार हो गया तो इसने यहाँ से व्यापार करने के लिए कि अगर आप मसालों का व्यापार करते हो तो उस पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया। अब जब वो टैक्स लग गया ज़्यादा तो जो यहाँ से मसाले यूरोप जा रहे थे बहुत ऊंची कीमतों में वहाँ पर पहुँचने लगे। टैक्स ज़्यादा होने के कारण मसालों की कीमतें बढ़ गई। उस दौरान पुर्तगाल और स्पेन में एक कंपटीशन चला हुआ था। ये उस टाइम की सुपर पावर थी, पुर्तगाल और स्पेन। यहाँ के राजा उस टाइम नई नई खोजों पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, समुद्री मार्ग ढूंढने में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। तो पुर्तगाल और स्पेन में एक होड़ मची हुई थी। अब इन्होंने देखा कि अगर यहाँ से व्यापार नहीं कर सकते हम, क्योंकि डायरेक्ट यूरोप के यहाँ पर आ नहीं सकते थे, यहाँ पर सऊदी अरब के ये जो अरब व्यापारी थे ये यहाँ से मसाले लेकर यहाँ जाते थे, यहाँ से फिर वेनिस पहुँचते थे, वेनिस से यूरोप पहुँचते थे। अगर कोई यूरोप से डायरेक्ट यहाँ से इन रास्तों से होता हुआ व्यापार करने के लिए सोचने से लगे कि मैं अरब व्यापारियों से व्यापार नहीं करता और मैं यहाँ से यूरोप से डायरेक्ट यहाँ से होता हुआ और यहाँ पहुँच जाऊँ और यहाँ से मसाले लेकर यहाँ पहुँच जाऊँ, तो ये जो अरब व्यापारी थे ये क्या बोलेंगे? फिर उनसे निकल जाने देंगे अपने यहाँ से? नहीं, कहेंगे दुकान हमारी है, यहाँ पर हमारी दुकान से खरीद, नहीं तो जाओ उल्टा निकल। तो ये यहाँ से किसी भी यूरोपीय व्यापारी को निकलने नहीं देते थे। इसलिए इस पूरे व्यापार पर एक छत्र राज हो गया था अरब व्यापारियों का। यूरोप वाले परेशान, क्योंकि मसाले की ज़रूरत थी। तो स्पेन और पुर्तगाल उस टाइम पर नए नए आविष्कार कर रहा था, नए नए समुद्री मार्ग खोज रहा था। तो इनके दिमाग में आई कि हम इनको बीच से हटा के और कोई ऐसा समुद्री मार्ग ढूंढ लेते हैं जो डायरेक्ट इंडिया पहुंच जाए और यहाँ से मसाले लेकर और वापस यहाँ पर आ जाए। तो ये इनका मेन उद्देश्य था। एक तो पुर्तगाली वेनिस की जो समृद्धि थी उससे चलने लगे थे, दूसरा ये अपना ही एक मार्ग चाहते थे, और तीसरा इनका हिडन उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये पूर्वी देशों में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। तो उसके लिए 1487 ईस्वी में पहली बार 1487 ईस्वी में पहली बार कोशिश करी गई पुर्तगालियों द्वारा भारत पहुंचने की। 1487 में एक बंदा था जिसका नाम था बार्थो लोम्पो डियाज। अब देख भैया, जैसा इसके माँ बाप ने इसका नाम रख दिया वैसा जैसा का तैसा मैंने ऐसे थाड़ दिया। अब अगर आप ये नाम हार्ड लग रहा हो कि भाई बार्थोलोम्पो डियाज नाम इतना हार्ड है, तो इसमें गलती इसके माँ बाप की है, मेरी कोई गलती नहीं है। जो उन्होंने नाम रख दिया वो मैंने आप बता दिया। 1487 में बार्थोलोम्पो डियाज ने जो है यहाँ से, ये पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन, यहाँ से चलना शुरू करा कि चलो भाई भारत पहुँचते हैं। और अफ्रीका के यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच गया भैया, और मर गिर के यहाँ तक तो पहुँच गया, क्योंकि ये पहली बार इतनी दूर आ पाया था। यहाँ से कोशिश तो बहुत बार हो ली पुर्तगाल से कि नए रास्ते खोजें, और इसमें सैकड़ों नाविकों ने अपनी जान भी गंवा दी, बहुत आदमी मर लिए थे। लेकिन ये एक पहला आदमी था बार्थोलोम्पो डियाज जो यहाँ तक पहुँच गया, और इस क्षेत्र का नाम था कैप्स ऑफ गुड होप्स। अफ्रीका के इस पॉइंट का नाम था कैप्स ऑफ गुड। अब ये यहाँ तक तो पहुँच गया। अब यहाँ से आगे जो यहाँ पे जो ये समुद्र का इलाका था, इसमें कोहरा था बहुत ज़्यादा। अब इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि भाई यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, इतनी दूर तक, बस अब आगे नहीं जा सकते इस कोहरे के अंदर, और ये यहाँ से जो है वापस चला गया उल्टा यहाँ पे। अब जब ये बात है 1487 की, अब जब ये बात स्पेन पता चली
कि यार पुर्तगाली तो जो कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से नया समुद्री रास्ता खोज के भारत पहुंचने की, तो भाई वो कैसे पीछे रह जाते हैं? वो तो दोनों एक दूसरे के उस टाइम पे कंपटीटर है, दोनों के दोनों, स्पेन और पुर्तगाली। तो स्पेन ने भी कही कि हम भी भेजेंगे, और उन्होंने 1492 में एक आदमी भेज दिया भारत की खोज करने के लिए, और नाम था कोलंबस। याद आ गया भैया कोलंबस, जिसने किसकी खोज करी थी? अमेरिका की। कोलंबस भैया देख लीजिए यार, गलत लिखा, 1 मिनट पे देख लूँ मैं लिख के, कोलंबस, अब ठीक लिख गया। कोलंबस इन्होंने भेज दिया भाई 1492 में कि जब भाई तू भी इंडिया की खोज कर गया। अब कोलंबस भी मरता गिरता भाई यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ आकर तूफान आ गया, अफ्रीका के इस पॉइंट पर आके तूफान आ गया। अब तूफान आने के लिए के बाद उसे भारत के लिए चलना तो पूर्व की तरफ है, लेकिन वो चला गया, उसकी नाव होगी पश्चिम की तरफ, और वो पश्चिम की तरफ बहने लगा, और पश्चिम की तरफ बहता बहता वो पहुंच गया वेस्ट इंडीज़ के द्वीप समूह पे, जो कि अमेरिका का एक हिस्सा थे। अब वहाँ पे भैया जब वो द्वीप पे पहुंचा तो वहाँ पे वही काले काले आदमी क्रिस गेल और पोलार्ड वो लौट रहे अपने ब्रेवो हर उसके नीचे, पेड़ के नीचे। अब उसने जाके देखी, अब वो आया किस लिए था? मसालों के लिए। उसने सोची मैं इंडिया पहुंच गया। उसने कही लाओ भाई मसाले दो, मसाले। उन्होंने कही हम पहले ही यहाँ ऐसे हो रहे हैं जैसे किसी ने जो कढ़ाई में उतार के रखे हों में काले भसेंड, हम तेरे को कहाँ से मसाले दें? तो उसने उनका नाम जो है रेड इंडियन रख दिया था, उस जनजाति का नाम रेड इंडियन रख दिया था, और नई खोज कर दी थी कोलंबस ने अमेरिका की। जब ये बात पुर्तगाल पता चली कि उन्होंने तो भाई नई द्वीप की खोज कर दी जिसका नाम है अमेरिका, तो उन्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पुर्तगाली ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो कि हम वहाँ पे कोई खोज करें। उनका इंटरेस्ट का है सिर्फ भारत में, कि हमें तो सिर्फ भारत में पहुँचना, किसी भी तरह से भारत में पहुँचना। बात आ गई 8 जुलाई 1497 की। डेट थी 8 जुलाई 1497। पुर्तगाल का राजा का नाम था रोम मैनुअल। राजा था यहाँ का रोम मैनुअल। इसने 4 जहाज तैयार करवाए रोम मैनुअल ने, और उन पर तोप वो भी लगवा दी। 4 जहाज और 170 आदमी, और एक जहाजी बेड़ा तैयार कर दिया 4 जहाज और 170 आदमियों का, कि आप जाइए और भारत की खोज करके आइए किसी भी तरह से। अब उनके विदाई समारोह में वहाँ लिस्बन में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। सारी पब्लिक आगे इकट्ठी होगी वहाँ पे, क्योंकि किसी को नहीं पता थी कि ये 170 आदमी वापस आ भी पाएंगे। समुद्र में किसी को कुछ नहीं पता था, रास्ता किसी को कुछ नहीं पता था, तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये 170 आदमी वापस भी आ जाएंगे। और इस पूरे बेड़े का जो कैप्टन बनाया गया वो बनाया गया वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा इन्हें जो है इस बेड़े का जो है कैप्टन बना दिया वास्को डी गामा की। आप जाइए और जाकर भारत की खोज करके आइए। जान हथेली पर लेके चल दिए मेरे साथी यहाँ से, पुर्तगाल के लिस्बन से, और यहाँ से होते हुए और यहाँ पर पहुँच गए। और यहाँ अमेरिका का एक देश है केन्या, और केन्या का समुद्र से लगते हुए एक शहर था मालदी। यहाँ पे मालदी पहुँच गए। अपने टहलते टहलते यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। 8 जुलाई 1497 में चले थे, मालदी पहुँच गए। और मालदी आए के यहाँ पर इन्हें एक गुजरात का व्यापारी था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। गुजरात का एक व्यापारी था अब्दुल मजीद, वो इन्हें अफ्रीका में मिल गया, केन्या में। वास्को डी गामा ने कही कि यार हमें तो इंडिया जाना है। तो उसने कही कि यार इस इलाके पूरे के पूरे हिंद महासागर के इलाके मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं यहाँ पे इंडिया लेके चलूँगा। वास्को डी गामा ने कही भाई इससे अच्छा और क्या होएगा। वास्को डी गामा ने अब्दुल मजीद साथ लिए भैया, और यहाँ से जो है इस तरह से होते हुए, इसे मैं ख़त्म कर दूँ यहाँ से, 1 मिनट, फिर स्टोरी आगे बताता हूँ। वहाँ पे
स्टोरी आप बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाली है, आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी ऐसी 101%। इतनी बात जितनी मैं इस वीडियो के अंदर आप बताने वाला हूँ, बस बने रहिए, छोड़ के मत जियो। यहाँ से जो है इस तरह से होते हुए ये, और यहाँ से अफ्रीका से लगते हुए इस तरह से, और यहाँ पे लेगा कालीकट। तो कालीकट पहुँच गए जी वास्को डी गामा साहब। कब आए? 17 मई 1498 में। चले कब थे? 8 जुलाई 1497 में। हाँ, तो लगभग इसे 10 महीना और 12 दिन का लगा टाइम भारत पहुंचने में। और यहाँ से लिस्बन से और ऐसे घूम के भारत तक पहुंचने की टोटल जो लेंथ थी वो 12,000 मील थी, जो इसने चली थी समुद्री यात्रा। 12,000 मील की दूरी तय करके 17 मई 1498 में कालीकट जो है वास्को डी गामा पहुंच गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा कब भारत आया था? तो 1498 में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री जो समुद्री मार्ग से भारत आया था, तो कौन था? वास्को डी गामा। और इसने एक नया इतिहास रच दिया कि भारत आने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज कर दी। जो कहते हैं ना कि भारत की खोज किसने की थी, वे पागल हैं एक नंबर के। भारत की खोज कौन करेगा? ये 1498 में यहाँ आया, इससे पहले भारत हो ही ना, जाने ही ना ये भारत है कोई भी। ये अरब व्यापारी वैसे ही यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, यहाँ तक कि ईसा मसीह के जन्म से पहले मिस्र से हमारा व्यापार होता था, मेसोपोटामिया से, सब देशों से हमारा व्यापार होते थे। तो ये जो ये वो है ना कि भारत की खोज कब हुई थी? तो भारत की खोज नहीं हुई थी, वो बस यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज करी थी। 1498 में वास्को डी गामा ने यहाँ पहुंच गया। अब वास्को डी गामा 4 जहाज लेकर आया था। अब देखो, अब मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ इसके, आपने जो आज तक ना तो कहीं पढ़े होंगे ना सुने होंगे। बहुत रिसर्च करिए, जब जाके वीडियो बना रहा हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। वास्को डी गामा जब यहाँ पहुँच गया कालीकट, तो अब हमारे घर में कोई मेहमान आ जावे तो क्या हुआ है, हर उसकी नज़र ये रह है कि यार कुछ ना कुछ केला वेला सेब कुछ ना कुछ तो घर के लिए लेके यार होएगा, जब इतने दूर से आ रहा। तो जब यहाँ पर ये पहुँच गए तो अरब व्यापारी तो यहाँ आते रह गए, लेकिन यूरोप के तो पहली बार आए थे यहाँ पर, यूरोपियन तो पहली बार देखे गोरे चिट्टे। तो जब यहाँ की पब्लिक ने देखे कालीकट के ने, यार 4 जहाज आए हैं बहुत बड़े बड़े, और गोरे गोरे आदमी आए हैं, कोट वोट से पहन रहेंगे, ऐसे ही अलग ही है बिल्कुल एकदम। क्योंकि ये तो जो सेक वेक जाए करे यहाँ पे, वे अपना कोट वोट बूट वूट पहन के गए थे, अलग ही है बिल्कुल। जब यहाँ पे जो बात चली तो बात यहाँ के राजा है, कालीकट के राजा थे जुमेरिन, उसके बाद बात पहुँची। तो जुमेरिन ने कही अपने वजीर से, नुक जा देख का कौन है, बुला के लाओ उन्हें यहाँ से, सम्मान ले आओ यहाँ पे। तो वो यहाँ से आ गए, जुमेरिन का वजीर आया इसके पास। वजीर ना आएगा, उससे पूछी वास्को डी गामा से, नुक बताओ भाई हमारे राजा के लिए क्या उपहार लेकर आए हो आप, इतनी दूर से जो आए हो। तो उसने जो है एक लाल कोट, एक गोल्ड हैट, थोड़ा शहद और थोड़ी चीनी दे दी, क्योंकि ये हैं जी उपहार में। वजीर छोगा, कहने लगा ये तो कोई वैसे ही हैं टटपूंजी आई, समुद्री लुटेरे वगैरह वैसे ही आ गए, इनके पास तो हमारे राजा देने के लिए उपहार भी नहीं है, और उसे यहाँ से उल्टा भेज के नुक जा, यहाँ ना तेरी जरूरत। और जुमेरिन के पास वापस चला गया। अब वास्को डी गामा तो अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। वास्को डी गामा ने जो जहाज़ों से अपने जो है तोप उतरवाई, उतार लो नीचे तोप, और तोप नीचे उतरवाया के और जुमेरिन के किले पे जो धावा बोल दिया। अब भारत के इनके पास क्या है, तलवार भाले और ढाल, इनसे लड़क रहे हुए। क्या आविष्कार हो रहे हैं बाहर के देशों में, क्या हो रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं था, इन्हें इस चीज़ से मतलब ही नहीं था, ये बस अपने यहाँ तक ही सीमित थे। एक आदमी 12,000 किलोमीटर 12,000 मील की यात्रा करके यहाँ पहुँचेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक न जावे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एक बात फैली हुई थी कि अगर आपने समुद्र पार करा तो आपको धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये अपने धर्म में बचा रहे। इन्होंने तोप को, बंदूक का वो कर लिया, इन्वेंशन, आविष्कार कर लिया। ये हमारे भारत वाले भाले लेकर खड़े हैं, जब भी तलवार लेकर खड़े हैं, बस उसे ही घोंप देंगे। वह इतनी दूर से बंदूक और तोप मार रहे हैं, वह भाले लेकर खड़े हैं। तो कहाँ इनकी बराबरी करी जा रही थी? तो जब तोप के गोले पड़े जाएगा तो भगदड़ मच गई।
जुमेरिन के पास खबर पहुंची कि उसने तो जो आए हैंगे वहाँ से उन्होंने तो जो तहस नहस कर दिया मामला। जुमेरिन ने अपने वजीर से कही कि जा जल्दी जाओ, उन्हें बुलाया गया किसी भी तरह से। जुमेरिन वो वजीर पहुंचा वास्को डी गामा के पास, वास्को डी गामा मनाया, वास्को डी गामा गया जुमेरिन के पास। तो जब जुमेरिन ने उसका स्वागत करा तो क्वेश्चन बने हैं कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, तो जुमेरिन ने किया था, हिंदू शासक था। तो ये बात होगी वास्को डी गामा की। दूसरी बात कर लेते हैं कि उद्देश्य भी हमें पता लगे कि इनके उद्देश्य क्या थे कि भारत से एक तो व्यापारिक संबंध बन जाए, दूसरा इनका उद्देश्य क्या था, वेनिस की समृद्धि से जल रहे थे, तीसरा उद्देश्य क्या था कि इन देशों में अपने ईसाई धर्म का प्रचार भी करना था इन्हें। भारत पे इतनी जल्दी है कब्जा कैसे कर पाए, उसका भी एक रीजन है कि भारत के जो गुजरात वाला ये क्षेत्र है ना, बस यही एक संयुक्त क्षेत्र था जो एक जगह एकजुट था। और यहाँ का जो राजा था वो था महमूद बेगड़ा। बस उसने अपना राज्य थोड़ा बड़ा बना रखा, और यहाँ उत्तर भारत में जो राज्य थे छोटे छोटे राज्य थे, वो आपस में लड़े झगड़ रहे। यहाँ जो दक्षिण भारत में बहमानी साम्राज्य था उस टाइम पे, और बहमानी साम्राज्य भी छोटे छोटे टुकड़ान में बट गया। इस वजह से यहाँ भी जो है इनका कोई भी विरोध करने वाला नहीं था। और इनके पास इनके पुर्तगाल के पास उस टाइम की 15वीं शताब्दी में अंग्रेजों के पास भी इतनी अच्छी नौसेना नहीं थी जितनी अच्छी पुर्तगाल के पास थी। विश्व की सबसे अच्छी नौसेना पुर्तगाल के पास थी। भारत के इनके पास नौसेना थी नहीं, क्योंकि ये तो समुद्र के पास जावे नहीं है कि समुद्र में चले गए तो तुम्हारा जो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, समुद्र पार आप नहीं कर सकते। तो इसलिए भारत पे इनका कब्जा करना थोड़ा इजी हो गया। छोटे छोटे राज्य थे, उनमें भी आपस में दुश्मनी, इनके पास बंदूक और तोप, इनके पास भाले और तलवार, तो कहाँ इनको हो रहा है मुकाबला। तो इसलिए आसानी से यहाँ पे जो है इन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया। यहाँ से जब जो है ये वापस चला ये वास्को डी गामा, तो इसने अपने 4 के 4 जहाज भरवा लिए, अपने उसमें मसाले इनसे भरवा लिए, चल भाई वापस। 4 जहाजन में से जब ये वापस यहाँ लिस्बन पहुँचे उल्टे, तो 4 जहाजन में से एक जहाज रास्ते में ही समुद्र में डूब गया, 3 जहाज रह गए इनके पास। वहाँ से चले थे 170 आदमी, लेकिन जब वापस भारत से लिस्बन पहुँचे तो 54 आदमी ही जीवित पहुँचे, और सारे रास्ते में टपक लिए भाई, सारे के सारे सब खत्म हो लिए। और जो यहाँ से मसाले लेके ये गया था वास्को डी गामा, उस पर इसे 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हो गया। तो जब 60 गुना ज़्यादा, 1 रुपये की चीज़ पे 60 रुपये मिल रहे हैं, तो जब ये यहाँ लिस्बन पहुँचा तो इसका राजा बहुत खुश हुआ। मैनुएल जो रोम मैनुएल, वो बहुत खुश हुआ कि यार 60 गुना, ये हमारे से बीच में इतना पैसा मार रहे थे यहाँ के अरब के व्यापारी। इसके दिमाग में ये चीज़ आई कि ये अरब के व्यापारी हमारे से राह में इतना पैसा मार रहे थे, अब हम डायरेक्ट ही करेंगे भारत से जो वो डील, अपनी व्यापार डायरेक्ट करेंगे। वास्को डी गामा ने जो है कि सारी की सारी बात बताई कि वहाँ पे तो जो अपना काम धंधा जमाना बहुत आसान है। वास्को डी गामा एक और काम करके गया यहाँ पे कि उसने जब ये समुद्री मार्ग से आ रहे तो यहाँ पे जो अरब के व्यापारी के जो वे थे जहाज थे, उनके साथ भी इनकी झड़प हुई, क्योंकि ये यहाँ व्यापार करने आ रहे हैं, ये व्यापार करने जा रहे हैं, और ये जो ये थे ये इनसे ही तो माल ले गए, अब ये डायरेक्ट आ रहे हैं माल लेने के लिए, तो झड़प तो होएगी भाई। अब तुम हमसे क्यों ले रहे हो भाई, तुम जो डायरेक्ट क्यों ले रहे हो, तो झड़प होगी इसकी। यहाँ आके इसने काउंट कर लिए थे कि अरब व्यापारियों के कितने जहाज हैं, तो लगभग 1500 जहाज थे, वो उसने काउंट कर लिए। उसने एक चीज़ और नोट डाउन कर ली कि जैसे हम अपने जहाज पर यहाँ पर तोप लेकर आए हैं, ये तो बिल्कुल नियत्याम है, तो इन्हें हराना बहुत ही नॉर्मल बात है, इन्हें आसानी से हम हरा सकते हैं। ये दिमाग में थी वास्को डी गामा के, बहुत तेज बुद्धि आदमी है। तो यहाँ से जो है ये सारी की सारी चीज़ नोट डाउन करके और वापस चला गया। जाकर अपने राजा बताई मैनुएल कि वहाँ पे तो बड़ा आसान है काम करना, उनके अरबी व्यापारी हैं, बस वे हटाने, और अगर वे वहाँ से हट गए तो पूरा का पूरा व्यापार हमारा है। फिर सारे के सारे यूरोप में जो सप्लाई करेंगे वो कौन करेंगे, हम, क्योंकि नक्शा हमें पता है भारत जाने का, और किसी को पता नहीं। यहाँ से इनकी दुकान बंद हो जाएगी, यूरोप पे जब इनकी दुकान बंद हो जाएगी अरब व्यापारियों की, तो यूरोप पे जब मसाले की जरूरत पड़ेगी तो किसके पास आएंगे, हमारे पास आएंगे, तो हम तो माला माल हो जाएंगे। उसके दिमाग में आ गई कि भाई ठीक कह रहा हो। तो उसने 1498 में जो आया, 1500 ईस्वी में जो वहाँ के राजा ने फिर एक जहाजी बेड़ा भेज दिया यहाँ पे, नुक जाओ भाई देख का आओ। और अब की बार उनकी मनसा व्यापार करने की नहीं थी। 1500 ईस्वी में जो इसने यहाँ के राजा ने भेजे, और उस जहाजी बेड़ा का जो नायक बना दिया, उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज फ्रेब्रेल।
ये उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज फेब्रेल। 1500 ईस्वी में यहाँ के राजा ने दोबारा एक व्यक्ति भेज दिया कि जा भाई, और इसके साथ बार्थोलेम्पो डियाज भी भेज दिया, जो पहली बार में 87 में यहाँ से वापस चला गया। बार्थोलेम्पो डियाज भी इसके साथ भेज दिया, और 13 जहाज और प्लस 1200 आदमी इसके साथ भेजे। अब इतने आदमी और इतने जहाज भेजने का मोटिव क्या था? मोटिव था, इनसे पहले ही कह दी पेड्रो अल्वारेज फेब्रेल से, कि यहाँ इस इलाके में, हिंद महासागर के इलाके में जो भी अरबी जहाज मिले, जो भी व्यापार मिले, कर दो काम, तहस नहस कर दो सब। तो इसीलिए 13 जहाज़ों का बेड़ा लेके चले और 1200 आदमी चले, तोप वोप से लैस हो गए। और इन्होंने यही काम करा कि इस इलाके में इन्हें जो भी अरबी जहाज मिला वो इन्होंने तहस नहस कर दिया। फिर जब ये यहाँ पहुँच गए कालीगढ़ के इस पे, यहाँ जितने भी अरबी जहाज थे वो सब तहस नहस कर दिया। अरबियों के इनके बीच में जो लड़ाई हुई, लेकिन अरबियों के पास जो हथियार तो थे नहीं, ये पूरे अपने मन बनाए गए थे घर से, तो इन्होंने ये सारे के सारे तहस नहस कर दिए जुमेरिन बिहारगंज से। इसके बाद ये पेड्रो अल्वारेज फेब्रेल, अच्छा इसके लिए एक बात और ध्यान रखियो, पेड्रो अल्वारेज फेब्रेल के लिए इसने ब्राज़ील की खोज करी थी, ब्राज़ील की खोज करी थी इसने, ये भी इसके बारे में ध्यान रखियो, एक्स्ट्रा फैक्ट। तो इस पेड्रो अल्वारेज फेब्रेल ने फिर क्या करा कि यहाँ तो ये पहुँचो कन्नूर और यहाँ पहुँचो कोचीन। और जब यहाँ के राजा ने पते लगी, कन्नूर के और कोचीन के राजा पते लगी कि यार कोई ऐसे ऐसे यूरोप से आ रहे हैं, 13 जहाज ले रहे हैं, 1200 आदमी हैं, और उन्होंने तो अरब के भी सारे के सारे जहाज तोड़ दिए, और उन्होंने तो जो जुमेरिन को भी बुरा हाल कर दिया, तो ये पहले ही सरेंडर कर गए, कन्नूर और कोचीन के राजा दोनों के दोनों, और इससे मित्रता कर ली। पेड्रो अल्वारेज से, इससे फेब्रेल से मित्रता कर ली, और पेड्रो अल्वारेज फेब्रेल ने कन्नूर और कोचीन से अपने 13 जहाज भरे मसालों के, और वापस कहाँ पहुँच गया? लिस्बन पहुंच गया। अब 2 बार आना जाना होगा भारत के लिए, तो यहाँ पे जो जाएगा बताइए कि बड़ा इजी है, हम मारपीट का आगे हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा कोई वहाँ पे जो है सामना कर सके। तो अब एक चांस है कि हम जाएगा भारत में जो है अपनी फैक्ट्री बना सकें। तो राजा ने कही चल ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं, एक ट्राई और करते हैं कि कभी, अब जैसे 2 बार जो है उनके साथ गड़बड़ होगी, इनके साथ अरब व्यापारियों के साथ, एक बार और ट्राई कर लेते हैं कि वो कुछ तैयारी वैयारी तो ना कर रहे हैं। तो 1502 ईस्वी में, 1500 में आया, 1502 ईस्वी में फिर से वास्को डी गामा आया। ईस्वी में वास्को डी गामा 2 बार आया भारत। अगर बात करें वास्को डी गामा की कुल कितनी बार भारत आया, तो कुल वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। पहली बार 1498 में आया, दूसरी बार 1502 में आया, और तीसरी बार में गवर्नर जनरल बन के आया था 1524 ईस्वी में, और 1527 ईस्वी में यहाँ पर मर गया, और मरने के बाद कोचीन में यहाँ पर दफना दिया गया है। क्योंकि अगर इसकी बॉडी यहाँ से और यहाँ लेके जावे, इस पे पुर्तगाल लेके जाते, तो आने जाने का टाइम जो है वो 10 महीना गया। 10 महीना में तो बॉडी सड़ लेती, कीड़ा पड़ जाते, इसीलिए जो यहाँ मर गया तो यहीं दफना दिया। 1524 में आया था यहाँ का गवर्नर जनरल बन के, 1527 में यहाँ पर ही मर गया और कोचीन में दफना दिया गया। तो टोटल 3 बार आया। तो जब ये वास्को डी गामा 1502 में आया, तो इसने एक इतना भयानक काम कराया कि यहाँ पे जो है कोचीन से जो है एक जहाज जा रहा था मक्का के लिए, मक्का मदीना के लिए हज यात्रियों का, यहाँ से भर गए, और वो हिंद महासागर में तैर रहा है जहाज जाने के लिए, इधर के लिए। ये अपना जहाज लेके इधर से आ रहा है। अब इसे हिंद महासागर में वो जहाज दिखाई देगा। अब उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, औरत थी और आदमी थे। अब इसने क्या काम करा, वास्को डी गामा ने वो जहाज रोक के और उसमें आग लगा दी। तो उसमें 400 व्यक्ति थे उस टाइम पे। तो औरत जब जलने लगी तो उन्होंने अपने बच्चे ऐसे उठा लिए हाथ में, जैसे बाहुबली में वो उठा लिए ना राजमाता, पानी से बाहर निकाल ले, ऐसे उन्होंने अपने बच्चे उठा लिए ऊपर कि किसी तरह से बच्चे बच जाए। लेकिन सब खत्म हो गए, और उस भयानक दृश्य है, ये अपने जहाज पर खड़े होए के और उन्हें देख कर हंस रहा। 400 आदमी मार दिए इसने वहाँ पे। उसके बाद इसे यहाँ जो भी अरब के वो मिले, व्यापारी मिले, उनके जहाज डुबो दिए, सब तहस नहस करते हुए और यहाँ से फिर चलोगा जाके इसने बताई यहाँ पे वापस
कि उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है अरब व्यापारियों के कि वो ना उनके अंदर और ना भारत के राजाओं के अंदर कि वो हमें रोक सकें। तो यहाँ के राजा की समझ में आ गई, मैनुअल की समझ में आ गई, मैनुअल की कि चलो तो ठीक है, वहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं। और भारत में इन्होंने अपना काम शुरू करने के लिए 1503 में एक आदमी यहाँ पर भेज दिया, 1503 ईस्वी में, और उस आदमी का नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आदमी था वास्को डी गामा के बाद, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये कब आया? 1503 में। और 1503 में आएगा इसने फैक्ट्रियों की स्थापना कर दी, फैक्ट्री लगा दी भारत में। और पहली फैक्ट्री लगाई इसने कोचीन में। फर्स्ट जो फैक्ट्री लगाई वो कहाँ लगाई? कोचीन में 1503 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जावे कि पुर्तगालियों की पहली खोट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोचीन में हुई थी। कौन से सन में हुई थी? 1503 ईस्वी में। और दूसरी जो इसने अपनी स्थापना करी थी वो करी थी इसने कन्नूर में। और कन्नूर में जो इसने स्थापना करी थी 1505 में करी थी। दो कोठी इसने बना दी, एक कोचीन में, यहाँ कोचीन था, एक यहाँ बना दी कन्नूर में, यहाँ कन्नूर था। यहाँ इसने अपनी दो कोठी बना दी और बता दी, राजा के पास संदेश भिजवा दिया कि हमारी कोठी बनकर तैयार है और आप आइए और एक कंपनी भेजिए। अब कंपनी बनकर तैयार होगी कि जाओ भाई आप वहाँ जाओ और जाकर अपना कंपनी का कार्यभार संभाला। अब कंपनी में एक गवर्नर जनरल बनाया भेजा गया सबसे पहला। और यहाँ से हमारे मेन शुरू हो जाते हैं भारत आने वाले प्रमुख गवर्नर जनरल। कौन सी कंपनी के, कौन से देश के? पुर्तगाल के। तो जो प्रथम जो हुआ था, प्रथम गवर्नर जनरल, इसका नाम था फ्रांसिसो डी अल्मीडा। ये गवर्नर जनरल बनकर आएगा कब? 1505 ईस्वी में। और कब तक रहे? 1509 ईस्वी तक ये यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर रहेगा, फ्रांसिसो डी अल्मीडा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया है कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल था फ्रांसिसो डी अल्मीडा। स्थापना किसने करी फैक्ट्री की? अल्बुकर्क ने। गवर्नर जनरल कौन है? अल्मीडा। कब से कब तक? 1505 से 1509 तक। अब जब ये यहाँ आया तो इसे पहले ही बता दिया गया कि तेरा उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य था कि एशिया के जो दक्षिण पूर्वी जो देश हैं, यानी कि भारत, इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ पर अपना व्यापार को सुरक्षित करना। व्यापार को सुरक्षित करने से मतलब कि इन्हें भगाओ यहाँ से, अरबी व्यापारियों को, और यहाँ पे किसको होल्ड होना चाहिए? पुर्तगाल का। यहाँ पे हमारा होल्ड होना चाहिए। तो मेन उद्देश्य था इसका प्रथम गवर्नर जनरल को अल्मीडा का कि यहाँ पे अपना होल्ड बना देना। अब इसे पता है कि यहाँ तो भाई तुम्हारी पहले ही तुत्ती बोल रही है, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला ही नहीं है, तो तुम जो चाहे वो करो। तो इसने पहले काम क्या करा कि जो ये पूरा क्षेत्र है ये वाला, ये था हिंद महासागर। अब इसने क्या काम करा? यहाँ आते के साथ ही पहला काम क्या करा कि यहाँ 2 टैक्स लगा दिए। एक नीति बनाई इसने जिसको बोलते हैं शांत जल की नीति। शांत जल की नीति, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी अल्मीडा ने। ये शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या कि इस हिंद महासागर के क्षेत्र में अगर किसी भी अन्य देश का कोई भी जहाज गुजरेगा यहाँ से, तो वो पुर्तगालियों को यहाँ से गुजरने के एवज में एक टैक्स देगा। और उस टैक्स का नाम भी पेपर में पूछा जाता है बार बार कि शांत जल की नीति के तहत कौन सा टैक्स वसूला जाता था, उस टैक्स का नाम बताओ। तो उसका नाम था कारतेज कर। एक टैक्स वसूला जाता था कारतेज कर, शांत जल की नीति, कि अगर आप हमें टैक्स दोगे तो आप शांतिपूर्वक यहाँ से जा सकते हो, शांत चल रहेगा आपके लिए, आप आराम से जाइए। लेकिन अगर तुमने हमें यहाँ टैक्स नहीं दिया तो हमारी तोब तुम्हारे जहाज उड़ा देंगे और तुम्हारा राम नाम सत्य है। तो यहाँ से जो भी जहाज गुजरता था वो पुर्तगालियों को टैक्स देकर गुजरता था। और इनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि जब यहाँ पर मुगल साम्राज्य आ गया
1526 में बाबर आ गया था, उसने जो मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी 1526 में आके। लेकिन मुगल साम्राज्य ने पूरा भारत अपने अंडर में कर लिया, लेकिन यहाँ से अगर उनके भी जहाज गुजर रहे हैं तो वो भी पुर्तगालियों से परमिशन लेते थे। इतने पावरफुल थे पुर्तगाली उस टाइम पे। तो यहाँ से समुद्र से, हिंद महासागर से गुजरने के लिए एक टैक्स लेवे थे उस पर, दूसरे देश के जहाज़ों पर, जिसे बोलते थे शांत जल की नीति। और इस नीति के तहत जो टैक्स लिया जाता था उसे क्या बोलते थे? कारतेज कर। दूसरा टैक्स ये ले रहे थे फितोरिया टैक्स, फितोरिया कर। फितोरिया कर क्या था कि, एक मिनट, फितोरिया कर क्या था दोस्त कि अगर यहाँ से हिंद महासागर से गुजर रहे हैं तो आप कारतेज कर दोगे, लेकिन अगर आप यहाँ किसी बंदरगाह पे आ रहे हो, आप अपना जहाज बंदरगाह पे लेकर आ रहे हो, तो आप एक एक्स्ट्रा कर हमें दोगे, एक एक्स्ट्रा टैक्स हमें दोगे, जिसका नाम हम क्या था? फितोरिया कर था। तो यहाँ पे आकर अब देखो 12,000 मील दूर का आदमी यहाँ का, पुर्तगाल का, इतने रास्ते तय करके अफ्रीका पार करके और यहाँ आकर अपनी हुकूमत चला रहा, और भारत के शांत बैठे हैं चुपचाप, बोलना नहीं है भाई बिल्कुल भी। क्यों? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा बोल दिए तो, या भारत से बाहर चले गए तो, या कोई इन्वेंशन कर लिया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म बचाना हो बस किसी भी तरह से। तो ये हमारी जो है ना, सही बताऊँ तो ये हमारी गुलामी का मेन कारण था कि हम विज्ञान में प्रोग्रेस नहीं कर पाए। दूसरे देश बंदूक बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, हम जो तीर भालन से लड़ रहे हैं सिर्फ धर्म बचाने के लिए। ठीक है, धर्म है, धर्म मानना भी चाहिए, लेकिन यार विज्ञान भी तो होना चाहिए यार। चल छोड़ो, आओ यहाँ पे टॉपिक पे आ जाओ। तो यहाँ पे जो अगर बंदरगाह पे आओगे तो फितोरिया कर दोगे, अगर यहाँ से गुजरोगे तो शांत जल नीति के तहत जो कारतेज कर दोगे। ये 2 टैक्स किसने लगा दिए? है कि यहाँ सबसे पहले अल्मीडा ने। दूसरा काम क्या कर रहा है इसने? 3 दुर्ग बनाए अपनी फैक्ट्रियों की तरफ, 3 दुर्ग बनाए। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था कि तू क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि सबे पता ही कि अगर किसी ने कह दे तो भाई उल्टा काम हो जाएगा, ये तो कर दे मैं काम। तो सब शांत एकदम, कोई बोलने वाला नहीं। 3 वो बना दिए। फिर इसके दिमाग में क्या आई कि जब इस पूरे के पूरे इस पे समुद्र पे हमारा ही राज होगा, तो इसने जो है हिंद महासागर का नाम बदल के पुर्तगाली सागर रख दिया। क्वेश्चन आया, पुर्तगाली सागर का, हिंद महासागर का नाम पुर्तगाली सागर किसने रखा था? तो पुर्तगाली सागर किसने रखा था? अल्मीडा ने। भाई पूरे पे इनकी हुकूमत है, नाम ही चेंज कर दिया कि हिंद महासागर नहीं है, आज से इसका नाम क्या रहेगा? पुर्तगाली सागर रहेगा। नेक्स्ट काम क्या कर रहा है इसने कि जब इसने देखी यार जब हमारी इतनी तूती बोल रही है यहाँ पे, तो क्यों ना अपना जो विस्तार करा जाए कुछ थोड़ा बहुत, किसी तरह से तो गुजरात अपने कब्जे में कर ले। अब जब बात गुजरात तक कब्जे में करने की आई तो इसका जो शासक था गुजरात के, उसके तो कान खड़े हो गए कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, कि अगर ये भाई इन पर तो ये रुका नहीं है तो इसका मतलब पावरफुल तो हैं, और अगर मेरे पास आ गए तो भाई मेरे से भी छीन लेंगे तो राज्य भी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसने अपनी हेल्प के लिए मिस्र से कही कि आप आइए मेरी हेल्प करिए यहाँ पे आके। मिस्र एकदम इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ आने के लिए तैयार होगा। क्यों? क्योंकि इन पूरे देशों ने भी ये थी कि कोई यहाँ पे इनके खिलाफ खड़े होवे और तुम उसकी सहायता करो और इन्हें यहाँ से भगाओ, और जो ये तुम्हारे जो होल्ड है यहाँ पे वापस तुम्हारा ही होल्ड हो जावे यहाँ पे। तो मिस्र की सेना यहाँ से गई गुजरात, और गुजरात में जाएगा 1507 ईस्वी में। 1507 ईस्वी में गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना थी। गुजरात प्लस मिस्र की सेना ने ठा के और अल्मीडा की सेना हरा दी, और इस युद्ध में जो है अल्मीडा का लड़का मारा गया। अल्मीडा बड़ा दुख हुआ लड़का मरने का। अल्मीडा ने 2 साल बाद ही 1509 में फिर आक्रमण करा गुजरात के ऊपर। अब की बार गुजरात ने क्या काम करा? गुजरात ने जो है मिस्र की सेना भी बुलाई और टर्की की सेना भी बुला ली, तुर्की की भी, और इन दोनों देशों की सेना पहुंच गई गुजरात की मदद करने के लिए यहाँ पे। और इन तीनों की संयुक्त सेना लड़ी अल्मीडा से, और अल्मीडा ने इन तीनों की संयुक्त सेना हरा दी। और जब इन तीनों की संयुक्त सेना हरा दी इन्होंने, तो भाई इनका जो है सारी जो सब राजा थे यहाँ पे सब एकदम जो इनके आगे नतमस्तक कि यार जब वो तीन देशों की सेना इन पर नहीं रुके तो आप कैसे रोक दोगे। एक डर इनके अंदर बैठ को इनके खिलाफ कोई भी बोलने के लिए तैयार ही ना होगा। फिर तो यहाँ पे पूरी तरह से होल्ड होगा यहाँ पे किसका? पुर्तगाल का। 1509 में ये भाई साहब यहाँ से चले गए अल्मीडा साहब,
और यहाँ पे जो एक नए गवर्नर जनरल बना के भेज दिए गए, और उन नए गवर्नर जनरल का नाम जो है आपने पहले ही सुन लिया। अब जो 1503 में यहाँ आए थे अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब ये आगे 1509 में यहाँ पे गवर्नर जनरल गए, और कब तक रहे? 1515 तक रहे। और ये सबसे खतरनाक आदमी। अब आप कहोगे कि खतरनाक तो अल्मीडा भी कम ना था, जिसने यहाँ दूसरे देश में आकर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया और 3 देशों की संयुक्त सेना हरा दी, और पुर्तगाली सागर नाम रख दिया, जिसने तूती बजा दी यहाँ आके। और इसको कहते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहते हैं पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। अल्मीडा ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, और फिर भी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो इसने कैसे कैसे काम करे होंगे? तो इसने सबसे पहला काम तो क्या कर दिया? पहले आया 1503 में तो फैक्ट्री बनाई दी, और जब ये गवर्नर जनरल बनकर आया तो इसने ऐसे काम करे कि भाई मत पूछ कैसे। इसने तो जो काम ऐसे कर दिए थे उस टाइम पर आए कि 1510 में गोवा को जीत लिया। 1510 में इसने क्या काम कर दिया? आगे गोवा जीत लिया। 1510 में गोवा पुर्तगाली इनके हाथ में चला गया, और 1961 में आज़ाद हुई हो, क्योंकि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले भी आए थे और सबसे बाद में गए थे। अंग्रेज 1947 में चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली 1961 में गए थे। दमन और दीव में, और गोवा इन्हीं के कब्जे में था। 1561 में जो सैन्य कार्रवाई करवाया के जो वो छुड़ाए गए थे। तो 1510 में गोवा गुलाम हो गया पुर्तगाली इनका। किसने जीत लिया था? अल्बुकर्क ने। किससे जीता था? बीजापुर का वो था आदिल शाह, बीजापुर का आदिल शाह था, उससे जीत लिया था। 1510 में गोवा जीत लिया इसने। अब इन्होंने व्यापार के साथ साथ क्या काम करना शुरू कर दिया? विस्तार करना शुरू कर दिया अपना, कि यहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार करिए। और यो इतनी तेज खोपड़ी का आदमी, अभी मैं इसके बारे में पूरी बताऊंगा यहाँ पे, क्यों इसे जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, क्या इसके दिमाग में थी, वो सारी चीज़ बताता हूँ मैं भी। 1510 में इसने गोवा को जीत लिया यहाँ से। अब इनके इलाके में क्या होगा? गोवा इनका क्षेत्र होगा भाई। 1511 में इसने मलक्का बंदरगाह जीत लिया। भाई इस क्षेत्र पे तो इन्होंने पहले ही अपना कब्जा कर रखा था पुर्तगाली ने, तो अरब व्यापारियों के यहाँ से तो कनेक्शन कट ही गया। और अब अरब व्यापारी क्या कर रहे बेचारे? थोड़ा बहुत माल यहाँ से मलक्का, ये था मलक्का बंदरगाह, यहाँ से लेकर आवे इस तरह से, और अपना गुजारा कर रहे थे किसी तरह से बेच बाच के, उसे टैक्स वैक्स दे के ना। तो इसने क्या करा अल्बुकर्क ने कि ये मलक्का बंदरगाह पे जो धावा बोल दिया, और इस क्षेत्र पे भी अपना कब्जा कर लिया। अब अरब व्यापारी इनके लिए यहाँ से जो है माल उठाने की कहीं जगह ही नहीं रही। यहाँ से उठा रहे थे, यहाँ से तो पहले ही बंद हो गया, यहाँ से और बंद कर दिया। यानी कि अरब व्यापारियों के लिए व्यापार के सारे रास्ते बंद। मलक्का बंदरगाह इसने अपने कब्जे में ले लिया कि ये पूरा का पूरा इलाका अब हमारे कब्जे में है। तीसरा काम क्या करा इसने? 1515 ईस्वी में होर्मुज़ बंदरगाह जीत लिया। होर्मुज़ कहाँ था? ये था फारस की खाड़ी में। अरब व्यापारी यहाँ से माल लेके आवे थे, यहाँ उतारे थे, यहाँ से जो चले जावे। अब इसने जहाँ से माल लेवे थे वो भी अपने कब्जे में ले लिया, और जहाँ आगे उतारते थे वो भी अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि ये बंदरगाह भी पुर्तगालियों के कब्जे में, और ये बंदरगाह भी पुर्तगालियों के कब्जे में। इसका मतलब अरब व्यापारियों के सारे रास्ते बंद। अब अरब व्यापारियों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो जो व्यापार कर सके, क्योंकि ना माल उठाने की जगह थी और ना माल उतारने की जगह थी, दोनों के दोनों इसके कब्जे में। अब जब ये अरब व्यापारियों के लिए सारे रास्ते बंद हो गए, तो इस पूरे क्षेत्र पर अब किसका राज होगा? पुर्तगाली होगा। तो इसीलिए इसे अल्बुकर्क के जो है वास्तविक संस्थापक कहे हैं। बहुत तेज खोपड़ी थी। तीसरी खोपड़ी इसके दिमाग में जो मेन उद्देश्य था इनका, कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। अब इसने सोची, अल्बुकर्क ने सोची कि यार क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट रूप से,
ध्यान रखिए। अल्बुकर्क ने सोची कि जितने आदमी मैं यहाँ से मंगवाऊंगा पुर्तगाल से यहाँ लेकर आने में तो बहुत खर्चा होएगा, तो मैं क्या काम करता हूँ कि इसने अल्बुकर्क ने जो यहाँ पुर्तगाली रह रहे थे उनकी शादी शुरू करवा दी भारतीय महिलाओं के साथ। अब भारतीय महिलाओं के साथ जब उनकी शादी शुरू होगी तो उससे क्या हुआ कि पुर्तगाली बस्तियों का विस्तार शुरू होगा। भारत की लड़की से शादी करी पुर्तगाली ने, बच्चे जो पैदा होंगे वो कौन होंगे, फिर पुर्तगाली पैदा होंगे। तो यहाँ पे जो है पुर्तगालियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और जितनी लाठी ज़्यादा बढ़ेंगी, गांव में बोलते हैं ना, जितनी लाठी ज़्यादा उतनी लाठी में दम। तो जितने ज़्यादा पुर्तगाली उतनी ज़्यादा इनकी शक्ति बढ़ेगी। तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए यहाँ से आदमी ना बुलवाया कि यहाँ जो आदमी थे उनकी ही शादी यहीं पर करवानी शुरू कर दी औरतों के साथ, भारतीय महिलाओं के साथ। और इससे जो है पुर्तगालियों की संख्या में धीरे धीरे जो तेज़ी से वृद्धि होनी शुरू होगी। अब आपने गोवा में देखे होंगे डिसूजा और वह जो ये जितने भी ईसाई होंगे वो सारे के सारे यही हैं, पुर्तगालियों की संतान ही है वो सारी की सारी। यहाँ से पुर्तगाल से जो आए थे उन्हीं की संतान है, डिसूजा वगैरह जो सब कुछ हैं ये पुर्तगाली थे यहाँ पे। तो तीसरा काम क्या कर इसने नेक्स्ट काम क्या करा, भारतीय महिलाओं की शादी किससे करवानी शुरू कर दी, पुर्तगालियों से। इससे क्या काम हुआ कि एक तो पुर्तगालियों की संख्या बढ़ने लगी, दूसरा काम क्या हुआ कि ईसाई धर्म का प्रचार शुरू होगा, क्योंकि जिनसे शादी करिए वो किस धर्म मानेंगे, फिर ईसाई धर्म मानेंगे। जो बच्चे पैदा होंगे वो किस मानेंगे, ईसाई धर्म मानेंगे। तीसरी चीज़ जिसने आपने सुना होगा कि राजा महान राम ने जो है लॉर्ड बेंटिक के साथ मिलकर जो है वो बंद कर दी थी, सती प्रथा बंद कर दी थी। लेकिन उससे भी पहले इसने अल्बुकर्क ने सती प्रथा बंद कर दी थी इस इलाके में। कैसे, जब इसने देखा कि यार भारतीय महिलाएं जो अपने पति के साथ जल जाए, तो इन्होंने कही कि तुम जलो क्यों हो, तुम हमारे पुर्तगालियों से शादी करो और नया जीवन बिताओ। और इसने सती प्रथा बंद करके जिनके पति मर गए थे उनकी शादी पुर्तगालियों से शुरू कर दी। तो इसने सती प्रथा का भी अंत कर दिया अल्बुकर्क ने अपने फायदे के लिए। 1515 में ये मर गया, यहीं पर मर गया। और 1515 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये गोवा में ही दफना दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वो आया, फिर मैंने बताई थी वो आ गया था, क्या नाम था उसका, वास्को डी गामा 1524 में। 1527 में वो भी यहीं मर गया और कोचीन में वो दफना दिया गया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा कब आया ये 1529 में, और कब तक रहा, 1536 तक ये यहाँ पे रहा नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के जो मेन काम थे वो क्या था, 1530 में इसने पहला काम क्या करा कि जो वो था मुख्यालय जो था इनका हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा लेकर आ गया। मुख्यालय कर दिया इसने कोचीन से, कहाँ कर दिया, गोवा ट्रांसफ़र कर दिया। पहले जितने भी ट्रेडिंग या जो भी उनका हेडक्वार्टर था पुर्तगालियों का वो कोचीन में था। ये कोचीन से उठा के कहाँ ले आया, गोवा में ले आया। कब, 1530 में। 1534 में इसने क्या काम करा, बेसिन का क्षेत्र जीत लिया। बेसिन का क्षेत्र जीत लिया। एक्चुअली में बेसिन का क्षेत्र था कहाँ, ये जो यहाँ मुंबई के ऊपर ये क्षेत्र था बेसिन का क्षेत्र। ये जीत का लिया, इसे गिफ्ट में मिल गया। गिफ्ट में कैसे मिल गया कि ये जो ये इलाका है पूरा गुजरात का इलाका, पहला महाराष्ट्र गुजरात एक ही थे, ये जो पूरा इलाका है इसका राजा था बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर नहीं है भैया, बहादुर शाह नाम का एक राजा है वैसे ही पहले उस टाइम पे बहादुर शाह था। और ये जो ये पूरा इलाका है ये था यहाँ पे हुमायूं, मुगल सम्राट हुमायूं। अब हुमायूं को तो बहुत बड़ा राज्य है और इसका बहादुर शाह का छोटा सा राज्य था एक गुजरात का। अब हुमायूं और बहादुर शाह जफर के बीच में लड़ाई थी इस क्षेत्र को लेकर। हुमायूं इस क्षेत्र जीतना चाह रहा है। अब इसने बहादुर शाह जफर ने क्या काम करा कि इसने सहायता के लिए नीनो डी कुन्हा के पास चला गए कि नीनो डी कुन्हा के पास चला गया कि अगर हुमायूं मेरे ऊपर आक्रमण करता है तो आप मेरी जो सहायता करोगे। अब नीनो डी कुन्हा के पास जो तोप थी, बंदूक थी बहुत अच्छी क्वालिटी की, हुमायूं के पास वो नहीं थी। तो इसलिए बहादुर शाह जफर नीनो डी कुन्हा के पास गया कि आप मेरी सहायता करिए। नीनो डी कुन्हा ने कहा कि ठीक है मैं आपकी सहायता करूँगा, आप मुझे ना ये बेसिन का क्षेत्र मुझे दे दीजिए। जो ठीक है बेसिन का क्षेत्र आप ले लीजिए। इसने बहादुर शाह ने जो है बेसिन का क्षेत्र दे दिया नीनो डी कुन्हा 1534 ईस्वी में। खैर आगे बात होंगी, मैं बताऊंगा अभी इसकी पूरी स्टोरी इनके साथ आगे क्या हुआ। एक और लिख लो भाई, 1535 में इन्होंने
दीव जीत लिया। नीनो डी कुन्ना ने 1535 में दीव जीत लिया। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये दीव था, ये दीव का क्षेत्र भी इसने जो है नीनो डी कुन्ना ने जीत लिया। अब क्या हुआ कि 1534 में जिसने बेसिन का क्षेत्र गिफ्ट कर दिया बहादुर शाह जफर ने नीनो डी कुन्ना को, तो 1536 में हुमायूं यहाँ तक आकर वापस चला गया। जब 1536 में ये वापस चला गया तो हुमायूं के जाने के बाद बहादुर शाह जफर ने जो है जो इसकी जनता थी वो पुर्तगालियों के साथ जो है ना इस बेसिन के क्षेत्र में व्यवहार गलत करने लगी, इन्हें जो वैसे ही समझने लगी। और तो इसने पार्टीशन के लिए इसने कह दी कि ठीक है मैं पार्टीशन करूंगा। तो नीनो डी कुन्ना ने कही कि पार्टीशन क्या होएगा, जब तूने मेरे को दे दिया ये गिफ्ट में तो ये तो मेरा, इसमें पार्टीशन को तो कोई मतलब ही नहीं है। इस बात पे इन दोनों के बीच में विवाद होगा, बहादुर शाह और नीनो डी कुन्ना के बीच में। इसके समाधान के लिए यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में जहाज खड़े हुए था पानी के, और वहाँ पे नीनो डी कुन्ना ने जो है बहादुर शाह जफर सुलह के लिए बुला लिया कि आ जा भाई सुलह करेंगे यहाँ बैठ। जहाज पे बैठे हुए सुलह कर रहे थे। अब नीनो डी कुन्ना थोड़ा जो पहलवान टाइप होएगा और बहादुर शाह थोड़ा जो बेचारा हल्का होएगा। अब किसी बात पे इनका झगड़ा होगा। अब नीनो डी कुन्ना ने बहादुर शाह उठाया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकने के कारण बहादुर शाह जफर तैरना नहीं आवे और समुद्र में डूबने से बहादुर शाह की जो मृत्यु होगी। तो इसकी हत्या किसने की थी? नीनो डी कुन्ना ने। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आवे कि नीनो डी कुन्ना ने किस राजा की हत्या की थी? तो किसकी थी? बहादुर शाह की थी। ये यहाँ पे नीनो डी कुन्ना का चैप्टर खत्म। इसके बाद में जो है कुछ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि दीव 1535 में दमन जो क्षेत्र जीतता है और 1559 में जीतता है। 1559 में दमन क्षेत्र जीत लिया। अब कुछ फैक्ट हो रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बढ़ते हैं पुर्तगाल के अंदर। मैं मोस्टली जो गवर्नर थे वो तो यहाँ तक ही थे, 3-4 ही इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो यहाँ से इसके लिए बनते हैं हमारे। एक था मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, ये एक गवर्नर जनरल बनकर आया था, शायद 1540 की बात है। और इसी के टाइम पे हमारा एक वो आया था सेंट फ्रांसिसो जेवियर। सेंट फ्रांसिसो जेवियर। ये सेंट फ्रांसिसो जेवियर था कौन? भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो आया था। जो पहला कौन था? सेंट फ्रांसिसो जेवियर। और जब ये आया था भारत तो उस टाइम पे जो वो कौन था गवर्नर जनरल? मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। एक ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। और कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं जो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे घटे थे, पुर्तगाल जब यहाँ पे शासन कर रहा है। तो दूसरा 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी थी वो पुर्तगालियों ने करी थी। सबसे पहली बार कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। कौन से सन में हुई थी? 1556 ईस्वी में हुई थी। दूसरा कि लाल मिर्च है और तंबाकू है, आलू है, मक्का है, इनकी जो खेती होती थी अमेरिका में होती थी। तो अमेरिका से इनके बीज ले आके पहली बार भारत में खेती जो शुरू करी थी वो भी पुर्तगालियों ने करी। इससे अलग, प्रिंटिंग प्रेस से अलग, तंबाकू, लाल मिर्च, मक्का, आलू की खेती अमेरिका में होती थी। वहाँ से इस खेती भारत लेकर आने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट बात आती है कि इनकी फैक्ट्री कहाँ कहाँ थी भारत में पुर्तगालियों की, तो वो देख लेते हैं। इनकी फैक्ट्री थी दीव में थी, यहाँ दमन में थी, कन्नूर में थी, कालीकट में थी, यहाँ पर कोचीन में थी, यहाँ पर थी सेंट थामे में थी, और यहाँ पर हुगली में थी। क्वेश्चन आया हुआ है कि दक्षिण पूर्व में स्थित पुर्तगालियों की एकमात्र फैक्ट्री, तो दक्षिण पूर्व में यहाँ थी सेंट थामे एकमात्र। हुगली की जो फैक्ट्री थी इसका उपयोग ये लूटपाट के लिए करते थे कि इस इलाके से अगर किसी दूसरे का जहाज जा रहा है तो ये यहाँ से हुगली से जो उसे लूट लेते थे। तो हुगली का जो उपयोग करते थे, हुगली फैक्ट्री का जो उपयोग करते थे लूटपाट के लिए करते थे। 1632 ईस्वी में
शाहजहां ने इस पर आक्रमण करके और ये अपने कब्जे में ले लिया था ये क्षेत्र। बताऊंगा इसकी पूरी स्टोरी जब जो अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे तब। बस अब यहाँ इतना ध्यान रखिए कि 1632 में शाहजहां ने जो होली पर अपना अधिकार कर लिया था, ये यहाँ से भगा दिए थे। और जो इम्पोर्टेंट, हाँ एक और इम्पोर्टेंट कि जो दास बेचने की जो प्रथा शुरू करी थी, दास प्रथा जो शुरू करी थी, वो भी पुर्तगालियों ने करी थी। हिंदुओं के, मुस्लिम बच्चों और हिंदुओं के बच्चों को छोटे छोटे ने जो दास के रूप में कैद कर लेते थे और उन्हें बेच देते थे। तो दास प्रथा की भी जो शुरुआत करी थी वो पुर्तगालियों ने करी थी। और इससे अलग पुर्तगालियों के बारे में जो और एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो क्या है कि इनके जो हार का सिलसिला हुआ शुरू, वो 1580 के बाद शुरू हो गया। हार का सिलसिला शुरू होगा इनका। पंद्रह सौ अस्सी के बाद। क्यों 1580 के बाद में ना ये अपने अपने बारे में सोचने लगे, यानी सरकारी जो कंपनी थी इनकी, उनके अधिकारी अपने हित के बारे में सोचने लगे। इस वजह से इनमें जो फिर एक भ्रष्टाचार आ गया उनके अंदर, और उस वजह से इनका हार का सिलसिला 1580 से शुरू होगा। क्यों 1596 में यहाँ पर डच आ गए और 1599 से लेके और 1612 तक इस क्षेत्र में अंग्रेज आ लिए। और अंग्रेज और इनके बीच में 1516 में युद्ध हुआ जिसे बोलते थे सवाली का युद्ध। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सवाली का युद्ध। इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा अगली वीडियो में जब पढ़ेंगे हम अंग्रेजों के बारे में। सवाली के युद्ध की पूरी डिटेल वहाँ पे बताऊंगा। 1612 ईस्वी में हो गया था सवाली का युद्ध। इसमें जो अंग्रेज जीत गए थे और पुर्तगाली हार गए थे। और यहाँ पर जीतने के बाद अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करी थी 1612 ईस्वी में ही, जो है सूरत में, स्थायी फैक्ट्री की। उससे पहले अस्थायी फैक्ट्री इन्होंने लगा दी थी मूसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। पूरी स्टोरी बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अंग्रेजों के बारे में, वहाँ बताऊंगा। बस यहाँ ये बात रखा कि 1612 में अंग्रेजों ने जो सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया था। तो बस यहाँ तक एक और इनका फैक्ट रहेगा कि जो इनकी नौसेना थी, वो क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में कि पुर्तगाली नौसेना का नाम, तो एस्ट्रोदो दा इंडिया, ये नाम था पुर्तगाली नौसेना का, पुर्तगाली नौसेना का। तो भाई आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। आप कोई भी टेस्ट दे जाओ, यूपी ट्रिपल एस छोड़िए, आप किसी भी टेस्ट में बैठिए, अगर पुर्तगाली से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो इन क्वेश्चन से बाहर कोई कुछ नहीं कहा सकता। टोटली क्वेश्चन जो आए हुए हैं मैंने आप यहाँ बता दी, एक कहानी के रूप में मैंने बता दिया आप है कि किस तरह से ये यहाँ पर आए थे, क्या क्या इन्होंने यहाँ पर कारस्तानी करी थी। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त। अगली वीडियो में मिलेंगे अंग्रेज़ों और डचों के साथ, तो देखेंगे कि डचों ने क्या करा और अंग्रेज़ों ने क्या करा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ जो आप शायद नहीं पता होंगे अभी तक भी। अंग्रेज़ों के बारे में भी ऐसी ऐसी बात, डचों के बारे में भी ऐसी ऐसी बात, वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।